दोस्तों ये स्टोरी का 27वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें और सुने। मीरा ने अभिमान के कमरे को 2 बार खटखटाया। अभिमान ने तो सोया ही नहीं था। दरवाजा खटखटाने की वजह से जल्दी से बाहर आया। उसने गेट खोला और मीरा को देखकर बिना सोचे समझे धीरे से कहा, आराध्या बड़ी मुश्किल से सोई है और तुम हो कि इतनी जोर जोर से बजा रही हो, क्या चाहिए, क्यों खड़ी हो? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, भाई आप मुझे इतना डांटते क्यों हैं? मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, लेकिन आप तो जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। कहकर मीरा आंसू टपकाकर रोने लगी। वहीं कृष्ण ने जब देखा कि मीरा अभिमान से उलझ चुकी है, वह तो चुपचाप से पिलर के पीछे छुप गया। वह नहीं चाहता था कि अभिमान उसे मीरा के साथ देखे। उसका तो मन कर रहा था कि अभी पिलर में अपना सिर फोड़कर मर जाए। बस मन ही मन खुद से बड़बड़ाया, फालतू ही मैं मीरा को क्लब लेकर गया था। सोचा था मीरा के साथ डेट पर जाऊंगा, किस करूंगा, किस विश तो कुछ नहीं हुई। यहाँ ऐसा फंसने वाला हूँ जैसे आतंकवादियों के बीच कोई आम आदमी। कृष्ण ने हल्की सी गर्दन निकाल कर पिलर के पीछे से देखा तो मीरा रो रो कर अभिमान से शिकायत कर रही थी। अभिमान ने मीरा की बाजू पकड़ी और हल्के गुस्से में कहा, चुपचाप जाकर सो क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों डिस्टर्ब करने आ गई, जाओ यहाँ से। मीरा रोते रोते बोली, पहले मेरी बात का जवाब दो, आप मुझे इतना डांटते क्यों हो? आपके पास तो इतना सारा पैसा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप मुझे बात बात पर डांटोगे। मेरी मम्मी पापा होते ना तो मैं उनसे आपकी शिकायत कर देती, फिर वह आपको बहुत मारते, पता है कैसे मारते? अभिमान गुस्से में मीरा को देख रहा था और मीरा ने बिना सोचे समझे एक पंच अभिमान के गाल पर मार दिया। और यह देख कृष्ण ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। वह लाल आंखों से मीरा को देख रहा था, लेकिन मीरा भी डर नहीं रही थी। अभिमान को गुस्से में ही देख रही थी, जैसे आंखों आंखों में ही खा जाएगी। अभिमान को समझ नहीं आया कि मीरा इस वक्त नशे में है, बल्कि उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी मीरा को बता दे कि वह किसके सामने खड़ी है। अभिमान ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभिमान रघुवंशी को मारोगी? मीरा भी हाथ बांधकर गुस्से में बोली, हाँ मारूंगी, क्योंकि तुम बहुत बुरे हो, मुझे और मेरी बहन को घटिया घटिया कहते हो। तुम भी तो घटिया हो, तुमने भी तो एक लड़की के साथ इतना कुछ कर दिया। अब तो अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। एक पिद्दी भर की लड़की उसे उसकी गलतियां गिना रही थी। अभिमान ने अगले ही पल मीरा की बाजू पकड़ी और उसे दबाते हुए कहा, चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ, वरना अभी के अभी घर में पंचायत लग जाएगी। और मेरा दिमाग घूम गया ना, तो या तो तुम इस घर में रहो या फिर मैं जाऊं यहाँ से। इतना कहकर उसने हल्का सा मीरा को धक्का दे दिया। क्रिस को अब अभिमान पर गुस्सा आ रहा था। वह जैसे ही पिलर से निकलकर मीरा की ओर गया, वैसे ही उसने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया जो उसे रोक रहा था। क्रिस के दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वह डरता है कि कहीं पीछे मां ना हो। उसने जैसे तैसे अपना चेहरा घुमा कर देखा तो युग पीछे ही खड़ा था, जो उसे गुस्से में देख रहा था। युग को देख करके क्रिस को थोड़ी सी राहत मिली। युग ने क्रिस को अपनी तरफ खींचा और पिलर के पीछे छुपाते हुए कहा, चुपचाप यहीं खड़ा रहे। अगर अभिमान के सामने इस वक्त गया तो अभिमान का सारा गुस्सा तुझ पर उतरेगा, और अगर सारा गुस्सा तुझ पर उतरेगा ना तो अभी सुना ना अभिमान ने क्या कहा कि घर में रात के 3 बजे पंचायत हो जाएगी। कृष्ण ने धीरे से लेकिन गुस्से में कहा, तो देख ना वह मीरा के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसे बचपन से ज्यादा गुस्सा आता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि छुटकी के साथ बदतमीजी करे। युग बोला, लेकिन पहले तो तेरी छुटकी ही जाकर उसके सिर में टक्कर मार रही है। हिम्मत तो देख अपनी छुटकी की। अभिमान को जाकर थप्पड़ मार दिया। क्रिस धीरे से बोला, थप्पड़ नहीं, मुक्का मारा था। युग आंखें फाड़े क्रिस को देख रहा था। इतने में मीरा फिर से अभिमान के सामने जाकर बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? अच्छे नहीं हो तुम। मेरा भाई आएगा ना तो एक मुक्के में तुम्हें सुला देगा। अगले ही पल मीरा हल्की सी नम आंखों से बोली, मेरा भाई नहीं है ना, इसीलिए तुम ज्यादा बनते हो। मेरा भाई होता ना तो हम यहाँ थोड़ी होते, और ना ही हमें खान बीबी भी परेशान करती। हम भी अच्छे घर में होते, अच्छे से पढ़ाई करते, अपना करियर सेट करते। लेकिन मेरा भाई नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, इसीलिए कोई हमें कुछ भी कह देता है। कहते कहते मीरा की आंखें भीग गई।
शायद अभिमान ने उसके साथ जो भी हेल्प की थी वह उसके दिल में कहीं न कहीं अभी भी थी, जिसके चलते वह उस दर्द से बाहर ही नहीं आई और आज नशे की हालत में शेरनी बनकर अभिमान के सामने खड़ी हुई उससे शिकायत कर रही थी। अभिमान अब कुछ नहीं बोला, उसे कहीं न कहीं अब मीरा की बातें दिल पर लग रही थी। शायद आराध्या के साथ रहकर उसे भी सही और गलत का फ़र्क पता चलने लगा था। उसे कुछ सेकंड के लिए महसूस हुआ जैसे उसने सच में मीरा और सरगम के बारे में गलत राय बना रखी है। मीरा ने गुस्से में फिर कहा, मेरी मम्मी पापा होते ना देख लेती मैं तुम्हें। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और लड़खड़ाते कदमों से पलट कर जाने लगी, लेकिन वह 2 ही कदम चली थी कि गिरने वाली थी। लेकिन अभिमान ने उसे संभाल लिया और फिर उसे संभालता हुआ उसके कमरे में ले गया। अभिमान ने मीरा को बेड पर लेटाया, ब्लैंकेट से कवर किया और अपने गुस्से को कंट्रोल करके बहुत आराम से बोला, देखो बहुत रात हो गई, अब सो जाओ, बहुत रात हो रही है वरना सब जाग जाएंगे, समझी? मीरा मुंह बनाकर बोली, मेरा भाई आएगा ना, मैं आपको पिटवाऊंगी। आप बहुत गुस्सा करते हो, आप मुझे घटिया बोलते हो, पर मैं घटिया नहीं हूँ, समझे? आपकी बहन होती ना तो आपको पता चलता कि किसी लड़की को घटिया नहीं बोलते। मैं सच में आपको पिटवाऊंगी। कहते कहते मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमान ने मीरा के बालों को बहुत प्यार से छुआ, उसके बालों को हल्का सा किस किया और फिर खुद में ही धीरे से बड़बड़ाया, पिटवा लेना, जितना मर्जी पिटवा लेना, पागल लड़की। फिर वह चुपचाप कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। युग और क्रिस आंखें फाड़े यह नजारा देख रहे थे। उन्हें तो अभिमान के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पहली बार मीरा के लिए फिक्र दिखाई थी, वरना तो जैसा मीरा ने उसके साथ बिहेव किया था वह अब तक बिना या सोचे समझे कि सामने लड़की है उसे थप्पड़ मार चुका होता। लेकिन अब अभिमान बदल रहा था और उसका बदलाव घर में थोड़ा थोड़ा सब नोटिस कर रहे थे। युग ने धीरे से क्रिस से कहा, देखा इतना बुरा नहीं है हमारा भाई, बस दुनिया के सामने डेविल बनकर घूमता है। क्रिस ने कहा, वह सब तो ठीक है पर मीरा उसके बीच सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। युग ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, अब जा जाकर सो जा। क्रिस ने पैर पटक कर कहा, अरे यार ऐसे कैसे सो जाऊं, मैं सो गया। और वह फिर से उठकर किसी दूसरे कमरे के बाहर जाकर आत्माओं की तरह दरवाजा खटखटाने लगी। तो भाई आज तो पूरी रात जगना पड़ेगा। युग बोला, हाँ वह तो है। अचानक ही युग की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने क्रिस की ओर देखकर कहा, तू उसे कहाँ लेकर गया था? क्रिस अपनी नजर इधर उधर करने लगा। युग ने क्रिस का चेहरा अपने एक हाथ से पकड़ा और बिल्कुल अपने चेहरे के पास लेकर आया और उसकी आंखों में देखकर हल्के गुस्से में बोला, तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ लेकर गया था तेरा उसका कुछ चल रहा है ना? क्रिस ने ना में ही गर्दन हिला दी। युग ने कहा, झूठ मत बोल कुत्ते, सच्ची सच्ची बता, प्यार हो गया ना तुझे उससे? क्रिस ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। युग बोला, पक्का तुझे उससे प्यार नहीं हुआ? तो उसने ना में गर्दन हिला दी। युग ने कहा, ठीक है, कल रक्षाबंधन है, कल बंधवा देता हूँ मीरा से तेरे हाथ में राखी। यह सुनकर क्रिस की छोटी छोटी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और युग को हंसी आ गई। उसने अपना हाथ क्रिस के चेहरे से हटाया और बोला, अब तो कल पता चलेगा कि तू उससे प्यार करता है या तेरी छोटी बहन है। इतना कहकर युग अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, पागल तो नहीं हो गया? जब तुझे सब कुछ समझ आ ही गया है तो मेरे मुंह से क्या सुन रहा है? युग ने हाथ बांध कर कहा, क्यों, तू क्या 18-19 साल की लड़की है जिसे अपना प्यार एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है? जल्दी बोल, प्यार करता है ना? तो उसे बता दे वरना कल तेरा और इसका रक्षाबंधन बन जाएगा। क्रिस हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ युग को देखा। युग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने क्रिस के कंधे पर हाथ मारकर कहा, क्या बात है, मानना पड़ेगा तुझे, एब्रॉयड घूमता है, पार्टी करता है, 5 स्टार स्टे करता है, लेकिन आज तक किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया और एक यह तेरी छुटकी, उसके लिए तेरा दिल धड़क रहा है। जो काम किसी ने नहीं किया वह इस छोटी सी लड़की ने कर दिया। क्या बात है, फिर से तेरा दिल चुरा कर ले गई? क्रिस युग को देखा और दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख कर कहा, भाई मुझे शर्म आ रही है, बस करना। दोनों ही हंसने लगे और तभी उन्होंने मीरा के वोमिटिंग की आवाज सुनी। दोनों ही मीरा के कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा मीरा बेड के नीचे वोमिटिंग कर रही थी।
दोनों का मुंह सड़ गया। युग ने क्रिस को देखकर कहा, अबे कहाँ लेकर गया था इसे, क्या हालत हो रही है इसकी। क्रिस बोला, यार डेट पर लेकर गया था, 10 मिनट के लिए मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह का फोन रिसीव कर रहा था। वापस आया तो पता नहीं इसने कौन सी ड्रिंक पी ली है, भगवान पूरा बेड गंदा कर दिया, खुद भी गंदी हो गई। भाई मुझे कसम है आज के बाद मैं इसे कभी डेट पर लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी डेट कम और मेरी बैंड ज्यादा बज गई। फिर वह मीरा के पास आया, उसने मीरा को जैसे तैसे सहारा देकर उठाया और बाथरूम में ले गया। युग वोमिटिंग की जगह को देख रहा था, फिर उसने इधर उधर नजर घुमाई तो वहां एक शर्ट पड़ी दिखाई दी। उसने वह शर्ट उठाई और उसी से वोमिटिंग साफ कर दी ताकि किसी को पता न चले कि मीरा कल टल्ली होकर आई थी। युग ने पूरी वोमिटिंग साफ की और उस कपड़े को डस्टबिन में डाल दिया और फिर वॉशरूम के अंदर आया तो उसने देखा मीरा वहां भी वोमिटिंग कर रही थी और क्रिस उसकी हेल्प कर रहा था। युग ने अपने हाथ धोए और बोला, यार इसके तो कपड़े भी गंदे हो गए, मैं किसी मेड को बुलाकर लाता हूँ, वह चेंज कर देगी। जैसे ही वह बाहर की तरफ जाने को हुआ वैसे ही क्रिस ने युग का हाथ पकड़कर कहा, पागल हो गया है, अगर मेड इस कमरे में आई तो पक्का माँ को जाकर बता देगी। और फिर तू जानता है ना क्या होगा, रहने दे, इतने गंदे भी नहीं है, इसी में सो जाएगी। युग ने हाथ धोकर टॉवेल से पोंछते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तू संभाल अपने प्यार को और जितनी जल्दी हो सके घर वालों को बता दे, वरना देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। क्रिस बोला, हाँ तू जा, मैं मौका देकर अपने और इसके बारे में बता दूंगा। युग वहां से चला गया। उसके जाते ही क्रिस ने देखा तो सच में मीरा के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। क्रिस मीरा को संभालता हुआ शावर के नीचे लेकर आया। उसने शावर ऑन किया। मीरा और क्रिस दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। मीरा को कुछ भी होश नहीं था। उसने तो अपना सिर क्रिस के सीने पर रखा हुआ था और क्रिस ने अपनी पकड़ पूरी कसी हुई थी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। मीरा तो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन क्रिस को बहुत सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद क्रिस ने मीरा के बालों को उसके चेहरे से हटाया और मीरा को किस कर लिया। मीरा को कुछ भी नहीं पता था, पर वह उस पल को महसूस कर रही थी। एक मीठी सी किस के बाद क्रिस के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह मीरा को गोद में उठाकर बाहर ले आया। बाहर आकर उसने मीरा को सोफे पर बैठाया और फिर उसके कपड़े लेकर आया। क्रिस ने पहले मीरा के बालों को अच्छे से पोंछ दिया और फिर उसकी ड्रेस पर हाथ लगाया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह मीरा के साथ गलत कर रहा है। उसने अपना हाथ मीरा की ड्रेस से हटा लिया, लेकिन इस वक्त मीरा को क्रिस की जरूरत थी। फिर कुछ सोचकर क्रिस बोला, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसी से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही सब सोचकर क्रिस मीरा के कपड़े चेंज कर दिए और फिर उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। मीरा थोड़ी थोड़ी मदहोशी की हालत में थी, वह बेड पर बेहोश सी सोई हुई थी। क्रिस ने मीरा के गीले कपड़े बाथरूम में डाले, खुद भी अपने कमरे में चेंज करने चला गया। थोड़ी देर में चेंज करके वह मीरा के पास आया। मीरा अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी, उसे अभी तक पूरी तरीके से होश नहीं आया था। क्रिस मीरा के पास जाकर बैठा। उसने पूछा, क्या हुआ। मीरा ने अगले ही पल क्रिस को गले लगा लिया और हल्की नम आंखों से बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। क्रिस ने अपनी पकड़ मीरा पर कसते हुए कहा, चलो मैं दबा देता हूँ, तुम सोने की कोशिश करो, सो जाओगी तो आराम मिलेगा। ना कहकर वह मीरा के बेड पर लेट गया और उसने मीरा को अपने ऊपर लेटा लिया और थोड़ी देर तक उसके सिर को हल्के से हाथ से दबाने लगा। जैसे जैसे क्रिस मीरा के सिर को दबा रहा था, वैसे वैसे मीरा की आंखें भारी हो रही थी और वह सो गई। मीरा तो सो गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपनी पकड़ मीरा पर ऐसे कसी हुई थी जैसे अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो मीरा गायब हो जाएगी। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। वह मीरा को एक्सेप्ट कर चुका था, बस उसे अब अपने घर वालों को अपने और मीरा के रिश्ते के बारे में बताना था। क्रिस मीरा के साथ ही सो गया। अब वह डिसाइड कर चुका था कि वह मीरा से ही शादी करेगा और इसीलिए अब वह मीरा के साथ कंफर्ट था। उसे यह भी डर नहीं था कि सुबह अगर किसी ने उसे मीरा के साथ देख लिया तो क्या सोचेगा। बस अब उसने मीरा के साथ जिंदगी बिताने की सोच ली थी। वैसे भी जब से देव और अभिमान की शादी हुई थी तब से सब क्रिस के पीछे ही पड़े थे और अब क्रिस को भी लगने लगा था कि उसे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। यही सब सोचता सोचता क्रिस सो गया। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। अब वह मीरा के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहा था। अगली सुबह जब क्रिस की आंख खुली तो उसने अपने कानों में रोने की आवाज सुनी।
तो पहले तो पलटकर वापस सो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। उसे याद आया कि वह अपने कमरे में नहीं बल्कि मीरा के कमरे में है। वह झट से उठकर बैठ गया तो उसने देखा मीरा सोफे पर बैठी हुई रो रही थी। क्रिस जल्दी से खड़ा होकर उसके पास गया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ। मीरा रोते रोते बोली, कितने बुरे इंसान हैं आप। मैं आप पर यकीन करती थी और आपने मेरे साथ यह सब कर दिया। क्रिस हाथ पकड़े मीरा को देख रहा था, उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आया। उसने फिर पूछा, मैं बुरा हूँ? मैंने क्या कर दिया? मीरा अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोली, कल रात आपने मेरे साथ वह सब कुछ कर लिया। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, मीरा प्लीज चुप हो जाओ और धीरे बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, प्लीज शांत हो जाओ। किसी ने तुम्हारा रोना सुन लिया तो खामखा मुझ पर हाथ साफ कर देंगे। प्लीज शांत हो जाओ। इतना कहकर क्रिस सबसे पहले मेन गेट की तरफ गया और जो थोड़ा सा खुला हुआ था उसने सबसे पहले वह गेट बंद किया और वापस आकर मीरा से कहा, छुटकी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मीरा रोते रोते बोली, तो फिर मेरे कपड़े किसने चेंज किए हैं? मैं तो कल ब्लैक कलर की ड्रेस में थी। इतना कहकर मीरा और जोर जोर से रोने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था वह मीरा को कैसे संभाले, लेकिन फिलहाल तो उसे डर लग रहा था। अगर किसी ने मीरा का रोना सुन लिया तो कुछ ना कुछ समझ लेगा और फिर उसके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। क्रिस मीरा को समझाते हुए बड़े प्यार से बोला, छुटकी मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। कल तुम भीग गई थी और पूरे नशे में थी और तुमने खुद ही अपने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, समझ गई? मीरा अपनी मोटी मोटी आंखों में क्रिस को देख रही थी और फिर सुबकते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी आप सच कह रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, मैंने अपने कपड़े खुद बदले। क्रिस ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल मीरा फिर से रोने लगी। क्रिस सिर पकड़े मीरा को देख रहा था और धीरे से बोला, छुटकी अब क्या हुआ? अब तो मैंने तुम्हें सच भी बता दिया। मीरा रोते रोते बोली, तो आप मेरे साथ मेरे बेड पर क्या कर रहे थे? आपने मुझे इतनी कस कर क्यों पकड़ा था? मेरे पास क्यों सोए? आपके पास तो इतना बड़ा कमरा है, मेरा तो छोटा सा कमरा है। क्यों सोए मेरे पास? आपने मेरे साथ जरूर कुछ किया है, लेकिन आप बता नहीं रहे। मेरी दोस्त बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके इधर उधर हाथ लगाता है, उसे किस भी करता है। आपने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया होगा। कहते कहते मीरा और जोर जोर से रोने लगी। क्रिस मन ही मन खुद से बोला, किस बेवकूफ लड़की से प्यार कर बैठा मैं। क्रिस ने फिर से मीरा को चुप करवाते हुए कहा, देखो मीरा मैंने कुछ नहीं किया, शांत हो जाओ। सच कह रहा हूँ, तुम्हें अपने मिस्टर रघुवंशी पर यकीन नहीं है? मीरा हैरानी से क्रिस को देखने लगी और फिर उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। क्रिस मीरा को ही देख रहा था। वह धीरे धीरे मीरा की ओर झुकने लगा और मीरा उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा इस बात से झुठला नहीं सकती थी कि उसे भी क्रिस कहीं ना कहीं अच्छा लगता था। वह अलग बात थी कि वह थोड़ा क्रिस से डरती थी, लेकिन क्रिस की कंपनी उसे अच्छी लगती थी। क्रिस मीरा के थोड़ा और करीब गया और इतने में कमरे के बाहर से आवाज आई, मीरा तुम उठ गई। क्रिस तो जल्दी से अपने होश में आया और कर्टन के पीछे भागता हुआ जाने लगा, लेकिन फिर वापस आया और मीरा को देखकर बोला, प्लीज प्लीज छुटकी माँ को मत बताना कि मैं पूरी रात तुम्हारे कमरे में था, वरना तुम नहीं जानती मेरी माँ मुझे सूली पर लटका देंगी। बताओगी नहीं ना मेरी छुटकी हो ना? क्रिस की बात सुनकर मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और क्रिस जाकर बालकनी के पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। हीर ने दरवाजा खटखटाया। मीरा ने गेट खोला। हीर बोली, मीरा क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर हो गई, उठी नहीं? मीरा धीरे से बोली, माँ वह कल रात पता ही नहीं चला कि मैं कब आई और कब सो गई। हीर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आज रक्षाबंधन है, चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर मीरा को देखकर बोली, मैंने जो तुम्हारे लिए येलो कलर का अनारकली खरीदा था ना, उसे ही पहनना, तुम पर येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जाती हूँ उस नालायक को उठाने। मीरा हैरानी से बोली, कौन नालायक? हीर ने कहा, एक ही तो नालायक है इस घर में, क्रिस। वह भी कल देर से आया था। मीरा ने मुस्कुराकर हीर को देखा और हीर ने मीरा के गाल पर हाथ रखकर कहा, अब लेट मत कर, सरगम तो कब का तैयार हो गई, तू भी तैयार हो जा। इतना कहकर हीर जाने लगी। वहीं क्रिस पर्दे के पीछे छुपकर अपनी माँ की और अपनी छुटकी की बातें सुन रहा था। पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसकी माँ उसके कमरे में जाने वाली थी। फिर जल्दी से वह पर्दे के पीछे से बाहर आया और बहुत तेजी से मीरा को गले लगा लिया और फिर मीरा के गाल पर किस करके बालकनी की ओर भाग गया
और एक बालकनी से दूसरी बालकनी, दूसरी बालकनी से तीसरी बालकनी से बंदरों की तरह कूदता हुआ अपने कमरे की बालकनी में चला गया। हीर ने जैसे ही क्रिस के कमरे का गेट खोला, क्रिस बालकनी से अंदर आया, लेकिन वह हाँफ रहा था क्योंकि बेचारे ने बहुत जंप की थी। हीर क्रिस को देख कर बोली, तुम क्यों हाँफ रहे हो? तुझसे बोल रही हूँ ना माँ, मैं पुशअप कर रहा था, क्रिस ने कहा। हीर बोली, अच्छा चलो तैयार हो जाओ, आज रक्षाबंधन है। क्रिस की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे डर लग रहा था कहीं मीरा से उसके हाथ में राखी ना बंधवा दी जाए, इसलिए वह अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, माँ रक्षाबंधन है तो मैं क्या करूं? हीर ने क्रिस के बेड की चादर को समेटते हुए कहा, आज पीहू और अवनीत आएंगे। पीहू तुझे राखी बांधेगी, भूल गया क्या? क्रिस को अब जाकर याद आया कि उसकी एक बहन पीहू भी है। अब जाकर उसकी सांस में सांस आई, लेकिन डर वही का वही बना हुआ था कि कहीं घर में कोई मीरा को उसे राखी बांधने के लिए ना कह दे। लेकिन जो भी था उसे डर का सामना तो करना ही पड़ता। क्रिस बोला, ठीक है आप जाइए, मैं तैयार होकर आ जाऊंगा। हीर ने अब तक बेड पर पड़ी हुई चादर को फोल्ड कर दिया था और उसे कबर्ड में रखते हुए बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जा तू। क्रिस ने गर्दन हाँ में हिला दी और हीर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान नहा चुका था। वह आराध्या के पास आया तो आराध्या अब भी सो रही थी। शायद प्रेगनेंसी की वजह से वह बहुत ज्यादा थक जाती थी। हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही उसे परेशान कर रहे थे। उसका मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था और अभी तो पहला ही सेमेस्टर था। अभिमान बहुत देर तक आराध्या को ही देखता रहा। ना जाने क्यों उसने फिर आराध्या के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो उठ जाओ, देखो सुबह के 8 बज गए हैं, थोड़ी देर में माँ बुलाने आ जाएंगी। गिलहरी उठ जाओ, अनिरुद्ध आता ही होगा। अभिमान के 2 बार उठाने पर आराध्या की आंख खुल गई, लेकिन उसे इस वक्त बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, मेंटली और फिजिकली भी। अचानक ही उसे वह सब याद आ गया जो डॉक्टर ने उससे कहा था। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। अभिमान उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। वह अभिमान को देखकर धीरे से बोली, हाँ तैयार हो जाती हूँ, फिर हॉस्पिटल भी जाना है। अभिमान का दिल एक बार फिर दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सच में यह मान चुका था कि यह डिसीजन पूरी तरीके से आराध्या का ही है और इसे उस डिसीजन में बोलना नहीं चाहिए। आराध्या आराम से चुपचाप वॉशरूम में चली गई और अभिमान सोफे पर बैठ गया। उसे बेचैनी हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं आराध्या उसके बच्चे को मार न दे। आराध्या को मनाना चाहता था, लेकिन अपने अहम की वजह से उससे खुलकर बात नहीं कर रहा था, जबकि कल रात उसने बहुत गुस्से में ही सही पर अपने दिल की बात आराध्या को बता दी थी। वहीं आराध्या शावर के नीचे खड़ी हुई थी। उसे भी कल रात की बातें याद आ रही थी, जब अभिमान ने गुस्से में कहा कि मैंने गलती की है तो तुम इस बच्चे को क्यों सजा दे रही हो, और इस बात को वह कहते कहते रुक गया। आराध्या ने अपनी आंखें खोली, टॉवल लिया और अपना चेहरा साफ किया। एक तो पहले से ही वह फिजिकल परेशान हो रही थी, ऊपर से वह बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद तैयार होकर वह बाहर आई। उसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और तभी कमरे का गेट खुला। सामने आर्या खड़ी थी। आर्या ने आराध्या को देखकर कहा, ठीक है बेटा, तबीयत सही है तुम्हारी? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। बोली, देखो वैसे तो तुम्हारे पहनने पर कोई मुझे पाबंदी नहीं है, लेकिन आज त्योहार है ना, तो अगर साड़ी पहन लोगी तो सबको अच्छा लगेगा। चाहो तो पूजा के बाद और अनिरुद्ध को राखी बांधने के बाद चेंज कर लेना। अभिमान अपनी घड़ी को पहनता हुआ बोला, माँ क्यों फोर्स कर रही हो उसे? जो पहनना है पहनने दो, वैसे भी उसे डॉक्टर के पास जाना है। आर्या बोली, क्यों? आराध्या ठीक नहीं है? अभिमान बोला, नहीं, रूटीन चेकअप के लिए जाना है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर साड़ी नहीं पहनी तो रहने दो, तुम दोनों नीचे आ जाओ, पूजा में शामिल हो जाओ। पीहू अवनीत दोपहर तक आएंगे। आराध्या और अभिमान दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या वहां से चली गई। उसके जाते ही आराध्या ने कबर्ड खोला और उसमें से एक नेवी कलर की साड़ी निकाल ली। अभिमान बोला, मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बेकार भी साड़ी पहनकर खुद को इस ड्रेस में मत रखो। आराध्या ने पलटकर अभिमान को देखा और बोली, मैं तुम्हारी तरह हार्टलेस नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कोई काम बताए और मैं अपनी अकड़ में उस काम को ना करूं। अगर घर में सब चाहते हैं कि घर की बहू साड़ी पहने तो मैं भी पहन लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी
तुम्हारी तरह मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती। इतना कहकर मुंह चढ़ा लिया और क्लोसेट की ओर चली गई। अभिमान गुस्से में आराध्या को देख रहा था और फिर खुद में ही बड़बड़ाया, गिलहरी कहीं की, प्रेग्नेंट है तो शांत बैठी हुई है, वरना वह फुदक फुदक कर मेरा दिमाग खराब कर देती। अभिमान वहां से जाने को हुआ, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था आराध्या को ठीक से साड़ी पहननी नहीं आती। तो वह कुछ सोचकर क्लोसेट की ओर गया तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। आराध्या स्ट्रगल कर रही थी। अभिमान को हंसी आने लगी, लेकिन वह हंसा नहीं। उसने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और थोड़ा सा उसके करीब जाकर बोला, लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। वैसे भी मैंने कहा है, किसी काम को रोज रोज करने से वह काम करना आ जाता है। मैं भी 2-3 बार साड़ी पहनूंगी तो मुझे साड़ी पहननी आ जाएगी। अभिमान भी हल्के गुस्से में बोला, तो सारी प्रैक्टिस आज ही करोगी? सुना माँ ने क्या कहा, पूजा में बैठना है। अब तक तो बड़ी माँ ने दिया भी जला दिया होगा, मैं हेल्प कर देता हूँ। आराध्या अभिमान से हेल्प तो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभिमान सही कह रहा था। अगर वह खुद साड़ी पहनती तो बहुत देर हो जाती। पहले तो बस आराध्या साड़ी पहनने को स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब तो अभिमान भी आराध्या की प्लेट बनाने की कोशिश कर रहा था, जो उससे बन नहीं रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके उसने प्लेट बनाई। आराध्या को देकर कहा, लो पकड़ो इसे। आराध्या ने जैसे ही प्लेट पकड़ी वैसे ही बीच की प्लेट निकल गई, और यह देखकर आराध्या को हंसी आ गई। अभिमान का मुंह बन गया। उसने इतनी मेहनत से प्लेट बनाई थी और वह 1 ही मिनट में खराब हो गई। अभिमान ने फिर से प्लेट बनाई। एक तरफ से उसने आराध्या को सिरा पकड़ाया हुआ था और दूसरी तरफ से प्लेट बनाता हुआ उसके करीब आ रहा था। पूरी प्लेट बनाने के बाद अभिमान बड़े अभिमान के साथ बोला, देखा ऐसे बनती हैं प्लेट्स। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन जैसे ही वह उन प्लेट्स को आराध्या की तरफ बढ़ाने लगा, उससे पहले ही बीच की प्लेट फिर से निकल गई। यह देखकर आराध्या को थोड़ी सी हंसी आई और अब तो अभिमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, यार इतना टफ क्यों है? अब मुझे समझ आया तुम इसमें क्यों लगी रहती हो। सच में यह तो बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली हमारी गलती नहीं है, मम्मी ने साड़ी तुम्हें सिल्क की दी है, इसलिए बार बार फिसल रही है। पर कोई बात नहीं, मैं भी अभिमान हूँ, साड़ी पहनाकर ही मानूंगा। इतना कहकर उसने फिर से प्लेट बनाई। इस बार जैसे ही उसने प्लेट्स बनाई आराध्या की तरफ बढ़ाई, वैसे ही आराध्या बोली, रुको, थोड़ा टाइट पकड़ना वरना फिर से गिर जाएगी। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई। आराध्या ने प्लेट्स पकड़ लिया और धीरे से उसे टैग भी कर दिया। उसके बाद उसने अपने आंचल को जैसे तैसे खुला छोड़ा, फिर ठीक किया और खुद मिरर में देखकर बोली, नॉट बैड। यकीन नहीं आता तुम्हें साड़ी पहनाना भी आता है, लगता है बहुत लड़कियों को साड़ी पहनाई है। अभिमान ने हंसकर कहा, पहनाई तो नहीं है पर एक लड़की की उतारी है। इतना कहकर उसने आराध्या की ओर आंख मारी और आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान चुपचाप बाहर चला गया। तभी आराध्या के चेहरे पर शर्म आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अभिमान उसके साथ यह भी करेगा, और अचानक उसके जहन में वह पल घूम गया जब उसने अभिमान के साथ रात बिताई थी और उसकी मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई थी। आराध्या ने अपने आप को संभाला और फिर बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सब पूजा घर में थे। त्योहार के दिन सब पूजा कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, हीर किसी को भी इधर उधर जाने नहीं देती थी। हीर पूजा कर रही थी और घर के सारे लोग हाथ जोड़कर पीछे खड़े हुए थे। हीर ने पूजा खत्म की, उसके बाद सबको आरती दी। आरती देने के बाद हीर बोली, अवनीत और पीहू को आने में वक्त लगेगा, तब तक नाश्ता कर लेते हैं। सब नाश्ते की टेबल की ओर चले गए, लेकिन सरगम और मीरा मंदिर में ही थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आराध्या की तबीयत खराब थी, इसलिए वह भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठी थी। तभी आर्या बोली, सरगम कहाँ है? वह भी हेल्प कर देती। इतना कहकर उसने देव को देखा तो देव बोला, वह पूजा घर में है। आर्या बोली, उसे बुला दो। देव उठकर जाने लगा और तभी आर्या ने देखा अभिमान पूजा घर के पास ही खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा है। जैसे ही अभिमान ने फोन कट किया, वैसे ही आर्या बोली, अभिमान, सरगम और मीरा को भी बुला दो, नाश्ता लगाने में हेल्प कर देगी। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और पूजा घर की ओर चला गया। उसने देखा तो वह दोनों बहनें कान्हा को राखी बांध रही थी। बचपन से उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए वह कान्हा को ही राखी बांधती थी। सरगम राखी बांध चुकी थी। मीरा से उसने कहा, तू ले ले, तू भी बांध। मीरा ने भी हाँ में गर्दन हिलाई
और कान्हा के हाथ में राखी बांधी। अचानक ही अभिमान के सामने वह पल आ गया जब मीरा उसे अपने भाई की धमकी दे रही थी। अभिमान को अब और ज्यादा बुरा लगा कि वह बिना सोचे समझे इन दोनों बहनों को क्या कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने अपनी अकड़ के चलते व्यक्त नहीं किया। बड़ी मुश्किल से उसने सरगम को आवाज लगाते हुए कहा, सरगम। अपना नाम सुनकर सरगम ने पलट कर देखा तो अभिमान ने बहुत हिम्मत करते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा, सरगम भाभी, सब तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। यह पहली बार था जब अभिमान ने सरगम को भाभी कहा था। सरगम भी हैरानी से अभिमान को देख रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर उसने मीरा को देखकर कहा, चल मीरा। अब तक वह कान्हा को राखी बांध चुकी थी। उसने फिर कान्हा के सामने हाथ जोड़े और बोली, हाँ जी चलो। वह दोनों बहनें किचन की ओर चली गई और अभिमान वहीं कान्हा के सामने खड़ा रहा। कुछ देर तक वह कान्हा को ही देखता रहा और फिर मन ही मन उनसे बात करता हुआ बोला, लड्डू गोपाल, क्या लगता है मीरा मुझे राखी बांधेगी? क्या वह मुझे अपना भाई मानेगी? क्या वह मेरी गलतियों को इग्नोर करेगी? लड्डू गोपाल तो बस मुस्कुराकर अभिमान को देख रहे थे। अभिमान ने अपनी कॉलर ठीक की और फिर से लड्डू गोपाल को देखकर बोला, देखो, यह मत समझना कि मैं मीरा से राखी बंधवाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब बस यह है कि मीरा का कोई भाई नहीं है। अगर वह मुझे राखी बांध देगी तो मैं और तुम भाई हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? अब तक तुम भगवान थे, लेकिन अगर मीरा मुझे राखी बांध देती है तो तुम मेरे भाई हो जाओगे, क्योंकि मीरा ने भी तो तुमको भाई बना लिया। लड्डू गोपाल तो अभी भी मुस्कुराकर अभिमान की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अभिमान खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था कि वह लड्डू गोपाल को समझा रहा है या खुद को समझा रहा है। भगवान से तो कुछ नहीं छुपा हुआ, इसीलिए अभिमान खुद को ही समझा रहा था। फिर उसने भी लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़े और मीठी सी मुस्कुराहट लेकर बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने देखा तो सब नाश्ता कर रहे थे। अभिमान भी जाकर आराध्या के पास बैठ गया। हर्षवर्धन ने पूछा, पीहू कब आएगी? सिवाय बोला, चाचू वह दोपहर को आएगी। जब वह आएंगे फिर मैं और आर्या भी चले जाएंगे। हर्षवर्धन ने कहा, सौर्य को इस बार यहीं बुला लो। शिवाय ने कहा, नहीं चाचू, सौर्य नहीं आएगा। वह कहता है कि मेरी दोनों बहनें साल में एक दो बार ही आती हैं, इसीलिए वह रक्षाबंधन के दिन कभी नहीं आता। आप जानते हो कितना जिद्दी है वह। हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, तुम तो राखी बांध दो। रूही बोली, चाचू मैं सोच रही हूँ जब पीहू आएगी मैं भी तभी बांध दूंगी। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है, तो सब नाश्ता कर लो। वैसे किसी को आज कहीं जाना तो नहीं है? सब ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अभिमान ने आराध्या की ओर देखकर कहा, मुझे और आराध्या को जाना है हॉस्पिटल, आराध्या के रूटीन चेकअप के लिए। हर्षवर्धन बोला, हाँ तो जब पीहू आएगी उसके बाद चले जाना। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने फ्लैट में था। उसने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने देखा तो आराध्या का मैसेज था। इसमें लिखा था, भाई आप कब तक आओगे? अनिरुद्ध ने एक नज़र शिवांगी को देखा और कुछ सोचकर आराध्या को मैसेज करते हुए टाइप किया, 12 बजे तक आ जाऊंगा। आराध्या ने भी ओके लिखकर भेज दिया। अनिरुद्ध शिवांगी को देख रहा था। वह खुद में बड़बड़ाया, इसे अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। और तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। अनिरुद्ध ने फोन उठाकर कहा, अवनीत जीजू, मुझे रघुवंशी मेंशन जाना है, तितली का क्या करूं? अवनीत बोला, मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया है। देखो, आज अमेरिका से एक बहुत सीनियर डॉक्टर आए हुए हैं। तुम तितली को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं तितली का चेकअप करवा देता हूँ। तब तक तुम रघुवंशी मेंशन हो आना। इसके बाद तितली को ले जाना, फिर मैं पीहू को लेकर चला जाऊंगा। अनिरुद्ध को आइडिया सही लगा। वह बोला, ठीक है जीजू, मैं इसे सूप पिला दूं, उसके बाद इसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट किया और फिर तितली की ओर देखकर बोला, तितली, हमें हॉस्पिटल जाना है। शिवांगी ने मुंह बना दिया। अनिरुद्ध ने किचन में सूप बनाते हुए कहा, तितली, मुंह बनाकर कुछ नहीं होगा। तुम जितनी जल्दी ठीक हो जाओगी उतनी जल्दी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। चलो जल्दी से तैयार होकर आओ, इतने में तुम्हारा फेवरेट सूप बना देता हूँ। शिवांगी का मन हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अनिरुद्ध की बात भी नहीं टालती थी। वह कमरे में गई। उसने पीच कलर का एक बहुत सुंदर सा सूट पहना और दुपट्टे को संभालती हुई बाहर आई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को उस सूट में देखा तो एक सेकंड के लिए उसकी नज़र शिवांगी पर ही टिक गई। फिर उसने अपनी गैस बंद की और शिवांगी के पास आया। शिवांगी दुपट्टे को संभालने का स्ट्रगल कर रही थी। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर कमरे में ले गया। उसने शिवांगी के दुपट्टे में पिन लगाया, फिर उसके बालों को अच्छे से कॉम्ब किया, फिर उसके कानों में इयररिंग्स पहनाए, हाथों में
में 2-3 चूड़ियां पहनाई और फिर बोला, अब लग रही हो ना एकदम परी जैसी, थोड़ा तैयार हुआ करो तितली, तुम बहुत खूबसूरत हो। शिवांगी ने हैरानी से कहा, खूबसूरत? अनिरुद्ध बोला, तितली बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी। और फिर तितली, नहीं नहीं, अनिरुद्ध बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक हाथ शिवांगी के गाल पर हाथ लगाकर फेरते हुए कहा, बहुत बातें बनाती हो, चलो अब डॉक्टर के पास चलेंगे। करीब 1 घंटे बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अवनीत के केबिन में बैठा हुआ था और वही एब्रॉड से आए हुए डॉक्टर भी बैठे हुए थे, जो शिवांगी की रिपोर्ट के बारे में अवनीत से बातें कर रहे थे। अवनीत ने सीनियर डॉक्टर को एक्सक्यूज मी कहा और फिर अनिरुद्ध की ओर देखकर बोला, यहाँ मैं संभाल लूंगा, तुम रघुवंशी मेंशन होकर आओ, मुझे भी जाना है, पीहू का कॉल आता ही होगा। अनिरुद्ध शिवांगी की तरफ देखकर बोला, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तब तक तुम डॉक्टर की बात मानो। अवनीत जीजू की बात मानोगी ना? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली अवनीत जीजू की बात मानेगी। अनिरुद्ध वहां से चला गया। करीब 1.5 घंटे तक अवनीत सीनियर डॉक्टर से बात करता रहा। वह फिर से वहां से चले गए। अवनीत ने फिर शिवांगी की ओर देखकर कहा, तितली मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। शिवांगी के हाथ में इस वक्त क्यूब था, उसे वह सॉल्व कर रही थी। उसने एक नजर अवनीत को देखा और बोली, तितली को अनिरुद्ध अच्छा लगता है और कोई नहीं। अवनीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह मन ही मन खुद से बोला, अनिरुद्ध तुम बुरी तरह फंसने वाले हो, यह लड़की तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तभी अवनीत का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन पर हेलो कहा तो सामने से पीहू लगभग चिल्लाते हुए बोली, अवनीत तुम्हें पता है ना, आज रक्षाबंधन है, मुझे रघुवंशी मेंशन जाना है, लेकिन तुम अभी तक घर नहीं आए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि आज भी तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा? क्यों मुझे परेशान करते हो? ना मुझे छोड़ते हो, ना मुझे जीने देते हो। अवनीत का मन एक पल के लिए परेशान हो गया। पिछले कितने ही सालों से वह पीहू को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ हद तक उसने पीहू को संभाल भी लिया था, लेकिन पीहू का गुस्सा वैसा का वैसा ही था। पीहू को कुछ भी याद नहीं था। अगर याद होता तो शायद वह अवनीत से ऐसी बात ना करती, लेकिन अवनीत के दिल में भी पीहू के लिए इतना प्यार था कि वह उसकी कड़वी बातें भी झेल लेता था। अवनीत ने प्यार से कहा, बस आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। पीहू बोली, मैं पिछले आधे घंटे से तैयार हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि आते ही नहीं। तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? अवनीत बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट किया। फिर उसने अनिरुद्ध को कॉल किया, लेकिन अनिरुद्ध का फोन मिल नहीं रहा था। अब अवनीत को टेंशन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह तितली को कहाँ छोड़कर आए। अवनीत लगातार अनिरुद्ध को कॉल करता रहा, लेकिन अनिरुद्ध का फोन मिल ही नहीं रहा था। अवनीत को अब टेंशन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। अगर वह पीहू के पास नहीं गया तो वह और गुस्सा हो जाएगी, लेकिन तितली को यहाँ किसी के भरोसे छोड़ भी नहीं सकता था। और तभी अवनीत का फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें एक मैसेज आया, जीजू आज दुनिया भर की ट्रैफिक है और मैं ट्रैफिक में फंस गया, रघुवंशी मेंशन भी नहीं जा पा रहा हूँ, आप तितली को अपने साथ ले जाओ, कोई पूछेगा तो बोल देना आपकी पेशेंट है, या कोई भी बहाना मार देना। आई एम सॉरी जीजू, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद ट्रैफिक में फंस गया, अभी तक मेंशन नहीं जा पाया। प्लीज जीजू, आप समझ रहे हो ना, मैंने किसी से फोन मांगकर आपको मैसेज किया है। प्लीज जीजू, इस बार एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट टाइम कभी आपको नहीं फंसाऊंगा। अवनीत ने उस नए नंबर पर ओके लिखा और सेंड कर दिया और फिर तितली को देखकर बोला, तितली मेरे घर चलोगी? शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, अनिरुद्ध ने कहा था ना जीजू की बात मानोगी? शिवांगी ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत उठा, उसने शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ाया। शिवांगी ने अपना एक हाथ अवनीत के हाथ पर रख दिया और दूसरे हाथ से उसने क्यूब को भी पकड़ा हुआ था। अवनीत शिवांगी को अस्पताल से बाहर लेकर आया। उसने शिवांगी के लिए गाड़ी का गेट खोला और शिवांगी को उसमें बैठा दिया। शिवांगी पहली बार गाड़ी में बैठी थी, मतलब किडनैप होने के बाद पहली बार गाड़ी में बैठी थी। उसने रोड पर गाड़ी तो देखी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि गाड़ी में बैठकर कैसा लगता है। वह किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज को छू छू कर देख रही थी। और तभी अवनीत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने शिवांगी को देखकर कहा,
तितली, मेरी गाड़ी अच्छी है ना? शिवांगी बोली, डॉक्टर की गाड़ी अच्छी है। अवनीत को हंसी आ गई। फिर उसने बहुत प्यार से शिवांगी के गाल पर हल्का सा हाथ रखा और बोला, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब का घर भी बहुत अच्छा है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल मुंह बनाकर बोली, अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। अवनीत बोला, अनिरुद्ध बहुत बिजी है। शिवांगी हैरानी से बोली, बिजी? अवनीत ने कहा, बिजी मतलब वह कुछ काम कर रहा है और उसका काम हो जाएगा तब वह तुमसे मिलने जरूर आएगा। तब तक चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। और तुम्हें पता है मेरे घर में भी तुम्हारी जैसी एक प्रिंसेस है, लेकिन वह थोड़ा गुस्सा करती है। शिवांगी बोली, गुस्सा? गुस्सा मतलब? अवनीत ने कहा, तितली, अब गुस्से का मतलब तो तुम्हें अनिरुद्ध ही समझा पाएगा। इतना कहकर उसने गियर चेंज किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे बाद अवनीत ने गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर रोकी। वह बंगला उसी का था, उसी की मेहनत का बनाया हुआ। वह शिवांगी को लेकर गाड़ी से उतरा और फिर उसे देख कर बोला, तितली, मेरी वह प्रिंसेस है ना? वह थोड़ा चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, ठीक है, लेकिन तुम डरना मत। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत ने अपने दिल को मजबूत किया और शिवांगी को लेकर अपने घर के गेट के बाहर आ गया। उसने जैसे ही बेल बजाने के लिए अपना हाथ उठाया, उससे पहले ही पीहू ने गेट खोल दिया और गुस्से में बोली, 15 मिनट लगते हैं तुम्हारे हॉस्पिटल से यहाँ तक आने में, लेकिन तुम 1 घंटे बाद आए हो। तुम्हें नहीं पता कि आज हमें रघुवंशी मेंशन जाना है? अवनीत कुछ नहीं बोला। पीहू फिर से गुस्से में बोली, मुझे समझ नहीं आता मेरे घर वालों ने मुझे तुम्हारे साथ क्यों बांध दिया। मेरी जिंदगी नरक बनाकर रखी हुई है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत की वजह से रह रही हूँ। अरे मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, तुम तो दे सकते हो। रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान हो गई हूँ। अवनीत कुछ नहीं बोला और तभी पीहू की नजर शिवांगी पर गई, जो अवनीत की बाजू पकड़कर उसी के पीछे छुप रही थी। पीहू कुछ देर तक शिवांगी को ही देखती रही। शिवांगी का मासूम सा चेहरा देखकर पीहू का गुस्सा शांत हो गया। जैसे ही पीहू का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था, वो खुद एक बीमारी से गुजर रही थी। उसने अपनी आंखों के सामने वीरा और विराज पर गोली चलते हुए देखा था, जिसके चलते वह अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। वह अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भूल चुकी थी, वह हिस्सा जिसमें उसने अवनीत के साथ अपनी जिंदगी के सपने देखे थे, और वह अपनी जिंदगी में अवनीत को ही सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। और एक अवनीत था जो पीहू को अब भी प्यार करता था, रोज उसके हाथों बेइज्जत होता था, लेकिन कभी उसके प्यार में कमी नहीं आई थी और ज्यादा पीहू की केयर करता था। वह तो बस एक उम्मीद में पीहू के साथ जिंदगी बिता रहा था कि एक ना एक दिन पीहू ठीक हो जाएगी और वह अपने अवनीत को फिर से अपना लेगी। पीहू बहुत देर तक शिवांगी को ही देखती रही। शिवांगी के नयन नक्श वीरा जैसे थे, लेकिन उसकी आंखें विराज जैसी। शिवांगी के चेहरे में उसे वीरा और विराज दोनों नजर आ रहे थे, लेकिन पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। उसने अचानक अपने सिर को पकड़ लिया। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसे धुंधला धुंधला सा कुछ नजर आ रहा था, जैसे उसने किसी को गोली मारते हुए देखा था। पीहू को देखकर अवनीत की हालत खराब हो गई। उसने अगले ही पल पीहू को गले लगाया और उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, पीहू क्या हुआ है? पीहू धीरे से बोली, पता नहीं, सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अवनीत पीहू को लेकर सीटिंग एरिया में आया। उसने पीहू को आराम से सोफे पर बिठाया और खुद किचन में से पानी लेकर आया और फिर उसने पीहू को पानी पिलाया। थोड़ी देर में पीहू थोड़ा ठीक हो गई। पीहू ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, यह लड़की कौन है? अवनीत बोला, मेरी पेशेंट है। पीहू अब भी शिवांगी को देख रही थी। शायद वह ठीक होती तो पीहू को देखकर उसे शक हो जाता कि वह वीरा और विराज की बेटी है, लेकिन पीहू तो खुद एक बीमारी से गुजर रही थी, उसे क्या ही याद आता। वह बहुत देर तक शिवांगी को ही देखती रही। फिर उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर शिवांगी को अपने पास आने का इशारा किया। शिवांगी अवनीत की तरफ देखा तो अवनीत ने भी उसे अंदर आने का इशारा किया। शिवांगी थोड़ा सा डरती हुई पीहू के पास जाकर खड़ी हो गई। पीहू ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया और बहुत देर तक उसके सुंदर चेहरे को देखती रही। ना जाने क्यों पीहू ने उसके दोनों गाल को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूम कर बोली, क्या नाम है तुम्हारा?
शिवांगी ने धीरे से कहा, तितली। पीहू ने मुस्कुराकर कहा, बहुत प्यारा नाम है। कौन है घर में? अब शिवांगी को समझ नहीं आया कि पीहू क्या पूछ रही। शिवांगी ने अवनीत की तरफ देखा तो अवनीत बोला, पीहू वह ठीक नहीं है, मतलब वह थोड़ी मेंटली अपसेट है, मतलब पूरी तरीके से नहीं। उसे सब कुछ समझ आता है, वह सब कुछ बोलती है, पर वह अभी थोड़ा बीमार है। तुम समझ रही हो ना? पीहू ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन उसकी नजरें शिवांगी पर ही टिकी हुई थी। वह बोली, अच्छा समझ गई, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं यह बीमार है। अवनीत बोला, अब तो बहुत ठीक हो गई है, थोड़ी ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पीहू ने पूछा, तो तुम इसे घर लेकर क्यों आए हो? अवनीत ने कहा, इसका फ्रेंड इसे अस्पताल छोड़कर चला गया, वह कहीं फंस गया, इसे मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अपने साथ लेकर आया। पर तुम फिक्र मत करो, यह यहाँ नीता दी के साथ रहेगी। मैं और तुम रघुवंशी मेंशन चलते हैं। पीहू ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, इसे भी रघुवंशी मेंशन लेकर चलते हैं। देखो ना कितनी प्यारी सी है, एकदम गुड़िया जैसी, बहुत प्यारी बच्ची है। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिलहाल अपनी बीवी से पंगा नहीं लेना चाहता था, बेचारे का एक ही तो काम था पीहू को खुश रखने का, लेकिन फिर भी पीहू अपनी बीमारी के चलते गुस्सा कर देती थी। आखिरकार तीनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। अवनीत आगे बैठा था, पीहू और शिवांगी पीछे। पीहू को खुद समझ नहीं आ रहा था वह शिवांगी की तरफ इतना क्यों झुक रही है। अवनीत ने फ्रंट मिरर में देखा तो पीहू शिवांगी के बालों को संभाल रही थी। अचानक ही अवनीत के दिल ने कहा, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे भी शिवांगी के साथ एक अटैचमेंट महसूस होती है, और अब तो पीहू को भी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं या वीरा दीदी की बेटी हो, इसके नए नक्श भी वीरा दीदी से मिलते हैं। मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, सिवाय भैया कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने खुद कहा था कि उनकी बेटी मर गई। नहीं नहीं, यह कोई इंसिडेंट हो सकता है। वैसे भी एक शक्ल के तो कितने ही लोग होते हैं, कितने ही लोगों के नए नक्श सेम से होते हैं। कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल का क्या? दिल तो कभी झूठ नहीं बोलता। वह क्यों उस लड़की की तरफ झुक रहा है? मेरा पीहू का भी इस पर प्यार आ रहा है, वरना पीहू तो अब तक गुस्से में मेरा ढोकला बना देती। आखिरकार अपने मन से लड़ झगड़ कर अवनीत ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। अवनीत ने गाड़ी से उतरकर बैक सीट का गेट खोला। पीहू बहुत प्यार से शिवांगी को गाड़ी से उतार कर अंदर लेकर जाने लगी। जैसे जैसे वह उसे अंदर लेकर जा रही थी, वैसे ही आर्या, दृष्टि, हीर और रूही ने गेट की तरफ देखा। चारों ही गेट की तरफ देख रही थी, जैसे उन्हें लग रहा था कोई आने वाला है। चारों के ही दिल की धड़कन बढ़ रही थी। रूही को सबसे ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह उसके सगे भाई की बेटी थी। वह बात अलग है कि वह जानती नहीं थी। वैसे भी रूही सुबह सुबह राजवीर के कंधे को भिगो चुकी थी, क्योंकि उसे विराज की याद आ रही थी। राजवीर ने उसे बहुत समझाया था, तब जाकर रूही खुद को संभाल पाई थी, लेकिन अब इस वक्त उसे विराज की एकदम से याद आने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों ऐसे कर रही है। और तभी पीहू शिवांगी को लेकर मेंशन के अंदर आई। सब शिवांगी और पीहू को ही देखने लगे। शिवांगी सच में वीरा जैसी ही दिखती थी। शिवांगी को देखकर सबने मुंह पर हाथ रख लिया और वह एक साथ धीरे से बोले, वीरा। इतने सारे लोगों को देखकर शिवांगी डर गई। वह जल्दी से 2 कदम पीछे चली गई और अवनीत की बाजू पकड़कर उसके पीछे छुप गई। फिलहाल तो वह अवनीत के अलावा वहां किसी को नहीं जानती थी। वह बात अलग है कि वह थोड़ा सा पीहू के साथ खुल गई थी। फिर भी वह अनिरुद्ध ने उसे अवनीत की ही बात मानने के लिए कहा था, इसलिए उसे फिलहाल अवनीत पर ही विश्वास था। अवनीत ने शिवांगी के हाथ पर हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा, डरो मत, यह मेरी और पीहू की फैमिली है। शिवांगी ने अपनी छोटी सी चिन निकाल कर अवनीत को देखा और हैरान होकर बोली, फैमिली मतलब? अवनीत ने धीरे से कहा, तितली, जैसे तुम और अनिरुद्ध फैमिली हो ना, वैसे ही यह सब पीहू की और मेरी फैमिली है। शिवांगी ने फिर धीरे से पूछा, पीहू? अवनीत ने बोलते हुए पीहू की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम पीहू है। शिवांगी ने पीहू को देखा और कंफर्म करते हुए बोली, पीहू? पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, जैसे तुम तितली वैसे मैं पीहू। अवनीत शिवांगी को संभालता हुआ सीटिंग एरिया में ले आया। उसने बहुत प्यार से शिवांगी को सोफे पर बैठाया, लेकिन शिवांगी ने अवनीत को कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अवनीत को भी शिवांगी
के पास ही बैठना पड़ा। शिवांगी किसी को देख नहीं रही थी क्योंकि जिसे देखती वह उसे ही देख रहा होता। शिवांगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वह वहां से जल्दी से जाना चाहती थी। उसने धीरे से अवनीत के कान में कहा, अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। अवनीत ने धीरे से कहा, तितली थोड़ी देर बाद यहाँ से चलेंगे, उसके बाद अनिरुद्ध तुम्हें ले जाएगा। तितली ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन अवनीत की बात मानने के लिए उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठी रही। इतने सारे लोगों को देखने की उसे आदत नहीं थी। वैसे भी वह इतना बड़ा घर, इसमें इतने सारे लोग, ऊपर से सब ने एक से एक ड्रेस पहनी हुई थी। तितली ने अपनी ड्रेस देखी तो बहुत सिंपल सी थी। जाहिर सी बात है अनिरुद्ध ने अपने बजट के हिसाब से ही उसे कपड़े दिलाए थे, लेकिन लड़की तो लड़की होती है। वहां इतनी खूबसूरत औरतों को अच्छी अच्छी ड्रेस पहने हुए देखकर उसे भी अच्छी ड्रेस चाहिए थी, और वह मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि वह अब अनिरुद्ध से अच्छी वाली ड्रेस मांगेगी। रघुवंशी मेंशन का एक एक इंसान शिवांगी को ही देख रहा था। शिवाय भी बहुत देर से शिवांगी को ही निहारे जा रहा था। उसके मन में भी आया, कहीं यह शिवांगी वीरा की बेटी तो नहीं है। तभी हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, बस करो, अब क्या इस लड़की को घूरते ही रहोगे। सब अपनी नजर इधर उधर करने लगे, लेकिन फिर भी चोर नजरों से शिवांगी को ही देख रहे थे। इसके बहुत सारे रीजन थे। उनका दिल अपने आप ही शिवांगी की ओर झुक रहा था। दूसरा, शिवांगी बेहद खूबसूरत थी, एकदम गुड़िया जैसी। तीसरा, शिवांगी का चेहरा वीरा की झलक दिखाई दे रही थी। और चौथा, बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने घर में किसी ऐसी लड़की को देखा था जो इतनी प्यारी, मासूम और क्यूट लड़की थी। पहली बार अवनीत और पीहू अपने साथ रघुवंशी मेंशन में किसी को लेकर आए थे, और इसीलिए शायद उसकी नजरें शिवांगी पर ही टिकी हुई थी। हर्षवर्धन ने इस बात थोड़ा सख्ती से कहा, बस करो, यह लड़की बीमार है। तभी अवनीत ने कहा, उसे ऐसे देखकर अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हो। कोई भी हर्षवर्धन की बात सीरियसली नहीं ले रहा था। ना चाहते हुए भी वह बार बार शिवांगी को ही आंखें उठाकर देख रहे थे। इस बार हर्षवर्धन ने शिवाय की ओर देखा तो शिवाय खुद शिवांगी को नजर भर के देख रहा था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा दांत पीसते हुए कहा, शिवाय, कम से कम तुम तो मेरी बात सुनो। शिवाय। यह सुनकर शिवांगी को वह सब याद आने लगा जो उसने काल कोठरी में बिताया था। वह बोली, शिवाय मास्टर है, शिवाय मास्टर है। पूरी रघुवंशी फैमिली ने शिवांगी की ओर देखा। शिवांगी ने डर के मारे अवनीत की बाजू पकड़ ली और फिर से दोहराने लगी, शिवाय मास्टर है, शिवाय मास्टर है। सब हैरानी से शिवांगी को देख रहे थे। तभी अवनीत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वह इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए इग्नोर करो। अवनीत ने फिर शिवांगी से धीरे से कहा, शिवांगी, अनिरुद्ध ने मना किया था ना शिवाय मास्टर नहीं है। लेकिन शिवांगी फिर भी धीरे से बोली, शिवाय मास्टर है, शिवाय मास्टर है। ऐसा लग रहा था जैसे जो वक्त वह बिता चुकी है वह उस पर फिर से हावी हो रहा था, और यह बात हर्षवर्धन समझ रहा था। उसने पूरी रघुवंशी फैमिली को देखकर कहा, यार तुम लोग प्लीज इसे अनकंफर्टेबल मत करो, वरना मैं चला जाऊंगा। बस बहुत हुआ। अगर एक और बार इस लड़की की तरफ किसी ने देखा तो मेरा थप्पड़ सीधा गाल पर आएगा। सब इधर उधर देखने लगे। अवनीत ने धीरे से शिवांगी से कहा, शिवाय तो अच्छा है, अनिरुद्ध के पास जाना है ना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, तो फिर किसी को कुछ मत बोलना, अब चुप हो जाओ। शिवांगी चुप हो गई और चुपचाप नजर झुकाकर अवनीत की बाजू पकड़ी वहीं बैठी रही। अवनीत ने पीहू की ओर देखकर कहा, जल्दी से राखी बांध दो ना, फिर चलें। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक एक करके अपने भाई को यानी सीनियर रघुवंशियों को राखी बांधने लगी। सबसे पहले उसने दिव्यांश, दृष्टि को राखी बांधी थी, शिवाय, आर्या और देव को राखी बांधी, और सरगम को भी, फिर अभिमान और आराध्या को, फिर वह क्रिस को राखी बांधते हुए बोली, अब तुम भी शादी कर लो, तुम्हारी बीवी को भी बांध दिया करूंगी। क्रिस ने मुस्कुराकर मीरा की ओर देखा और मीरा ने नजरें नीचे कर ली। क्रिस उससे पहले कि यदि सब कुछ ठीक रहा ना तो पक्का अगली बार मेरे साथ साथ मेरी बीवी को भी राखी बांधना। पीहू ने क्रिस को मीठा खिलाते हुए कहा, अगर कोई है तो बता दे, आज ही राखी बांध दूंगी। क्रिस ने बहुत धीरे से पीहू के कान में कहा, हाँ है तो, लेकिन अगर मैंने यहाँ बता दिया ना तो यह सब के सब जूता उतार कर मुझे मारने लगेंगे, बाद में बताऊंगा। पीहू ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर उसने युग को राखी बांधते हुए कहा, तुझे कोई लड़की पटी है या तू अभी सिंगल ही घूम रहा है। युग बोला, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, लड़की पटाकर क्या करूंगा। फाइनली पीहू ने सबको राखी बांध ली और तभी राजवीर बोला, पीहू मुझे राखी नहीं बांधी।
इतना कहकर राजवीर ने मुस्कुराकर पीहू को देखा तो पीहू शर्मिंदगी के साथ बोली, जीजू क्या है, मैं उस वक्त बच्ची थी, मुझे क्या पता कि ऐसे शादी नहीं होती, मुझे आप अच्छे लगते थे इसलिए मैं आपके पीछे भागती थी। राजवीर ने पीहू के गालों को पकड़कर हल्का सा खींचते हुए कहा, हाँ पता है तुम बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, पूरा पूरा दिन मुझे परेशान करती थी, मेरी तुम्हारी अलग ही बॉन्डिंग थी। पीहू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लेकिन जीजू मैं आपको मिठाई तो खिला सकती हूँ ना। इतना कहकर उसने राजवीर को मिठाई खिलाई और राजवीर ने पीहू के बालों को चूम लिया। इसमें दो राय नहीं थी कि पीहू को घर में सब प्यार करते थे। उसके बाद पीहू ने रूही को देखकर कहा, बुआ जी अब आप भी बांध दीजिए, हमेशा मेरे बांधने के बाद ही आप दिव्यांश भाई को राखी बांधती हैं। रूही दिव्यांश को राखी बांधते हुए बोली, तो क्या हुआ, तुम छोटी हो, मैं चाहती हूँ पहले तुम राखी बांधने का शगुन करो। बात करते करते रूही ने भी सबको राखी बांध दी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई क्योंकि उसे विराज की याद आ रही थी। पर उसने बड़ी सफाई से अपने आंसुओं को छुपा लिया और तभी शिवांगी ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, तितली राखी। रूही ने शिवांगी को देखा तो शिवांगी ने अपना हाथ नीचे कर लिया और फिर से अवनीत की बाजू पकड़कर अपना चेहरा उसकी बाजू में छुपाने की कोशिश करने लगी। रूही ने बड़े प्यार से शिवांगी के चेहरे को पकड़ा और पूछा, तितली को राखी बंधवानी है? तितली ने हाँ में गर्दन हिला दी और रूही ने शिवांगी के हाथ में भी राखी बांधी। फिर उसने शिवांगी को मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा खिलाया और शिवांगी ने भी खा लिया। फिर वह मुस्कुराकर बोली, यमी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, सब बातें करने लगे लेकिन सिवाय कंटिन्यू फोन में कुछ कर रहा था, शायद किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लड़की के बारे में पता करके बताएं, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग शिवाय को ही आ रही थी। वही जानता था कि शिवांगी जिंदा है। उसने फोन में कुछ टाइप करके दिव्यांश की ओर देखा तो दिव्यांश भी फोन में कुछ टाइप कर रहा था। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि अब घोड़े दिव्यांश भी दौड़ाएगा। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, चलो किसी का घोड़ा तो थोड़ा दौड़े, कोई भी तो जीत का परचम लहरा दे और पता करके बता दे कि यह लड़की कौन है। बातें करते करते आर्या ने आराध्या की ओर देखकर कहा, आराध्या अनिरुद्ध कब आएगा? अनिरुद्ध का नाम सुनकर अवनीत ने कसकर आंखें बंद कर ली और शिवांगी अवनीत की ओर देखकर बोली, अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। वह इतने धीरे से बोल रही थी कि किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उसका रिएक्शन सब देख रहे थे। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।